मैं पेपर पे शुरू में तो खत्म याद है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। ये डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है सर? आज वही तो आया था, मैं बोल रहा हूँ ये क्या किस्सा है, समझ में नहीं आ रहा। रिगार्डिंग चरी ये बहुत याद रखा। डॉक्टर डिस्पेंसर, डॉक्टर डिस्पेंसर। चलिए, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, ये यूनिट में मेन पार्ट ये है, अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल। हाँ, थियरी अगर दिया तो या तो ये मिला के डिस्टिंग्विश दिया था, या तो जो है अकाउंट रिसीवेबल के बारे में एक्सप्लेन करो बोलता है, या अकाउंट पेएबल के बारे में। ये एक आंसर पढ़ लियो तो अपने को तीनों कवर हो जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मेन पार्ट इसका इसी में कवर हो जा रहा। चलिए, अकाउंट रिसीवेबल जनरली अगर अपन बोले तो जो है अकाउंट रिसीवेबल कब आता, जब अपने को किसी से पैसे वसूल करना है, बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट्स पेएबल जब पैसे देना है। ठीक है, सबसे पहला मीनिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी येट टू बी रिसीव बाय द कंपनी फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब भी अपन सामान उधार में बेचते तो उसके अंदर जो है अपने को टैली के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, क्रेडिट पे अगर बेच रहा कंपनी अपन टैली यूज़ कर रहे, कभी भी याद रखो, खैर अब तो ख़त्म हो, याद रखो जब भी अकाउंट्स बनाते मैं सिखाता था हमेशा अपने आप को बिजनेस या ऑफिस समझा करो। कई को अगर आप अकाउंट कर रहे हैं तो आप अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट मतलब किसके लिए काम कर रहा हूँ? बिजनेस के लिए। कंपनी को पैसे आ रहे हैं तो अकाउंटेंट के पास आ रहे हैं, कंपनी के पैसे जा रहे हैं तो अकाउंटेंट के पास से जा रहे हैं। हमेशा ये माइंड सेट से सोचना। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी येट टू बी पेड। अब तक जो है पे नहीं करे, अभी पे करने के जो पैसे हैं बाय द कंपनी फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अपन जो गुड्स परचेज करे हुए उधार में उसके पैसे जो अपने को देना। ठीक है, दैट इज अकाउंट्स पेएबल। पेमेंट ऑफ मनी इन केस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डेटार नीड टू पे मनी टू द कंपनी। तो जो भी अपने को पैसे देने वाला रहेगा उसको क्या पकड़ते हैं अपन? डेटार बोलते। ठीक है, जो अपने को बी साइलेंट रहता, अपन शुरू से डेप्टार पढ़ लेते आ रहे हैं, बी एक्चुअली साइलेंट रहता, डेटार बोलते हैं। आखिरी सेमेस्टर में पढ़ लेंगे डेप्टार। ठीक है, डेटार कौन है? जिससे भी आपके पैसे आने का उसको बोलेंगे डेटार। यहाँ पे कौन रहेगा? क्रेडिटर रहता। इन केस द अकाउंट्स पेएबल कंपनी नीड टू पे मनी टू द क्रेडिटार आना है, क्रेडिट लिख दिया उन्हें, क्रेडिटार आना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसके लिए यूज करते या तो A/R या AR, इसको भी A/P या AP। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। अकाउंट रिसीवेबल इज कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स। करें ना अपन, बिल्स रिसीवेबल वगैरह पूरे कह में जाते अपने को करंट एसेट्स में। अकाउंट्स पेएबल करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी क्या होता, करंट एसेट क्या होता? एनीबॉडी? इस साल में जो क्लियर करना है आपको, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, वो रहते हैं। तो करंट जब भी हटाया, करंट में करना है काम बोलते हैं ना अपन, अबिच बोले तो इसमें क्या होता? अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर में जो पेमेंट्स आना है, जो पे करना है अपने। उसके बाद है आउटकम। अकाउंट रिसीवेबल इज एन आउटकम ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये कब आता अपने को? इसका जो भी रहेगा अपन जो उधार में सेल करेंगे उस रिपोर्ट में आता है इतने पैसे मार्केट से आना है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। जो अपन लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, बिल रिसीवेबल, ये पैसे रहता है। लोगों को सामान जो है ना दिए, वो सामान के पैसे आना है। उसके बाद है अकाउंट्स पेएबल इज एन आउटकम ऑफ क्रेडिट परचेज। जो अपन उधार में दिए, खरीदे हुए हैं, अपने को पेमेंट करने का, दैट इज बिल्स पेएबल। रिप्रेजेंट, अकाउंट रिसीवेबल रिप्रेजेंट्स मनी टू बी कलेक्टेड। वही पॉइंटों को फिरा के लिख रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीजेस द कैश इन द बिजनेस। कैश अपने को आने का चांस बनेवा रहता, उम्मीद तो रहती, देखो पैसे आते बोले। अकाउंट्स पेएबल रिड्यूसेस कैश इन द बिजनेस। अकाउंट्स पेएबल में क्या है? अपने को कैश से पेमेंट करना रहता जो अपन उधार में लिए, तो इसमें क्या होता? कैश आउटफ्लो होता। कैश इनफ्लो आउटफ्लो अपने को जो है इसमें है फाइनल सेमेस्टर के अकाउंट्स में, इनफ्लो स्टेटमेंट, आउटफ्लो स्टेटमेंट। ठीक है,
इसके बाद है पोजीशन इन द बैलेंस शीट, अकाउंट रिसीवेबल इज टेकन द एसेट साइड इन्हीं लाइबिलिटीज के कंपोनेंट्स। अकाउंट रिसीवेबल कंप्राइजेस ऑफ बिल रिसीवेबल एंड डेटार। तो अकाउंट रिसीवेबल में दो चीज़ें आ रहे थे, या तो बिल रिसीवेबल में आता या तो डेटार में आता। बिल रिसीवेबल में क्या आता, डेटार में क्या आता? डेटार में डायरेक्ट उसके नाम पे लिख दिए अपन कि उसके पास से पैसे आना है, वो कंपनी वाला खरीदा। बिल रिसीवेबल में अपन जो है बिल्स के पैसे हो सकते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे हो सकते हैं, दोनों उसमें जाते हैं। ठीक है, अपन जो बेचे करे कंपनी से ताल्लुक़ नहीं है, अपने पास बिल है, प्रोनोट है, ठीक है, गारंटी है। ओके, काउंटर बैलेंस। अकाउंट रिसीवेबल कैन बी काउंटर बैलेंस बाय एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अकाउंट्स पेएबल कैन नॉट बी काउंटर बैलेंस बाय एन अलाउंस और डाउटफुल अकाउंट्स। तो डाउटफुल में क्या है, अपने को हमेशा रिसीवेबल में डाउटफुल पेमेंट भी रहता, बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो पैसे डूबने का चांस हमेशा बने हुआ रहता, लेकिन पेमेंट की जगह ये चांस कम रहता। अपने को जो देना है, क्योंकि अपन शुरू से फर्स्ट ईयर से फाइनल अकाउंट कर लेते हैं अपन, उसके अंदर अपने को रिजर्व फॉर बैड डेब्ट प्रोविजन ये एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिटार के लिए कभी भी नहीं करे अपन, सिर्फ डेटार के लिए करते थे हमेशा, बैड डेब्ट्स डूबने के। तो हमेशा अपने पैसे आने के डूबने का चांस बने हुआ, क्रेडिटार में ये चांस कम है। ओके, यानी अपन किसी का डुबा नहीं सकते। What do you mean by your new reference? Explain it with an example. New reference is one of the methods of adjustment in Tally ERP which is selected for new financial transaction, that is purchase and sales. If the bill is marked or selected as new reference, it will be added to the list of outstandings. The new reference should not have same name for two references. It must be unique. Example दिया देखो, purchase 25 number of HP 680 cartridge from Laptec computers with an invoice number LTC 11 for 900 each. The goods were stored in on-site godown. On same day, 15 number HP 680 cartridge were sold to Sam Computers for rupees 1100 each with an invoice UT 20. Enter bill wise details for purchase voucher and sale voucher. ये एग्जाम्पल इसका अच्छा इसमें सेट करने के लिए। और न्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चार पेज का आंसर जितना हो रहा करो, 90 रुपये बनाना कॉमन, वही वो कर देना। न्यू रेफरेंस क्या है, जब भी अपन सेल या परचेस करते तो अपने को उसके अंदर एक बिल नंबर आता। ठीक है, इनवॉइस के थ्रू अपन सेल या परचेस करते, उसका जो बिल नंबर आता दैट इज़ योर न्यू रेफरेंस। ठीक है, उधार में जब अपन बेचते या खरीदते, तो जब जैसा ही अपन कोई चीज़ बेचे, समझो अभी उसके पैसे नहीं आए, ये चीज़ बिक गई, तो उसका जो रेफरेंस नंबर आता है, उसका जो भी ट्रांजैक्शन नंबर हो या बिल नंबर हो, इनवॉइस नंबर हो, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। न्यू रेफरेंस नया जो है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अभी इसके पैसे आना है, फिलहाल एंट्री करेंगे ये चीज़ बिक गई। क्या चीज़ बिकी, ये दिन जो खरीदे थे इनवॉइस नंबर की, ये चीज़ ये इनवॉइस नंबर पे बेच दी गई। क्योंकि खरीदे सो इनवॉइस नंबर अलग रहेगा, बेचे सो अपनी कंपनी का अलग रहेगा। तो ये जो है न्यू रेफरेंस के अंदर जाता, वही चीज़ इसमें समझा रहा। एग्जाम्पल, एक जो है पर यहाँ पे 25 नंबर दिए, खरीदे सो उसका नंबर है। एक HP कार्ट्रेज, जो प्रिंटर की कार्ट्रेज होती 680 की, खरीदे, उसका जो है ये डिटेल दे दिया, 900 रुपये में लिए थे अपन। उसके बाद में उसको गोदान में रखे, फिर उसी दिन 15 नंबर बनाए बेचने के लिए, सेल के लिए अलग वाउचर नंबर, अलग जो है अपना इनवॉइस नंबर जाता। कहीं को अपन खरीदेंगे दूसरी कंपनी से, उनका इनवॉइस नंबर आता, बेचेंगे अपन अपनी कंपनी के नाम से, तो अपना बिल जाता, अपना इनवॉइस नंबर आता। तो उसको 680 की जो है अपन ये 1100 रुपये में बेच दे रहे हैं, उसका इनवॉइस नंबर यहाँ जनरेट करे हुए। ठीक है, तो ये है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, सेलिंग और परचेजिंग एनी न्यू आइटम, फॉर दैट स्टिल द पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट अभी आने का। ये है इसका पूरा प्रोसीजर, यहाँ पे दे दिया उन्हें क्या क्या उसमें यूज़ करें।
बिफोर क्रिएटिंग परचेज और एंड सेल वाउचर फॉलोइंग नीड टू बी क्रिएटेड। परचेज वाउचर या सेल वाउचर बनाना है जो थर्ड यूनिट में था अपने को, उससे पहले अपने को ये जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर लैपटॉप कंप्यूटर का पहले लेडजर बनाना है। ये लेडजर का हो सके तो ज़रा वीडियो देख लो, ये हाउ टू क्रिएट परचेज वाउचर का एक वीडियो हिंदी में निकाल के देख लो पूरा। उसमें आपको एक परचेज वाउचर कैसा रहता है, मतलब कोई चीज़ अपन परचेज करने जा रहे हैं तो पहले अपने को ये क्रिएट करना पड़ता है कि वो कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम का एक लेडजर क्रिएट करना। कहीं को फिर किससे खरीदे बोल तो वो लिस्ट में आया तो सेलेक्ट करना है अपने को, आ गई बात समझ में, पहले लेडजर क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, तो वही बोल रहा, सबसे पहले अपन ये लैब टेक्निक, ये जो लैब कंप्यूटर्स है ना, ये लैपटॉप कंप्यूटर्स, इससे जो है अपन ये खरीद रही, तो सबसे पहले उसका नाम रहना ना अपने पास ऑलरेडी। जब जाके उसको अपन परचेज वाउचर जब क्रिएट करेंगे पूछता किससे खरीदे, ऑलरेडी लिस्ट में नाम नहीं है तो परचेज वाउचर क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले लेडजर क्रिएट करना, उसके बाद में जो है ना आपको स्टॉक ग्रुप में जो आइटम अपन, वो भी एक लिस्ट रहती। ठीक है, वो भी एक लिस्ट रहती। स्टॉक ग्रुप में कैसा करना अपन सेकेंड यूनिट में देखे थे। तो स्टॉक ग्रुप में जाके वहाँ प्रिंटर क्रिएट करना, यूनिट्स वगैरह जो भी है स्टॉक आइटम में स्टॉक आइटम क्रिएट करना। उसके बाद आपको परचेज लेडजर सेल्स लेडजर क्रिएट करना, जब जाके अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आइटम जो है पहले से बने हुए रहना, तो ये इसका प्रोसीजर है पूरा, ये आप वीडियो वाइज देख ले सकते हैं इसको। उसके बाद है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट पहला था न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में क्या हो रहा था, परचेज या सेल हो रहा था जिसके अगेंस्ट में पैसे देना या लेना था अपने को, ड्यू है पैसे भी। अगेंस्ट रेफरेंस में अगर पेमेंट आया तो कौन से रेफरेंस, कौन से इनवॉइस के वास्ते आया हो। सपोज अपन 100 नंबर का इनवॉइस अभी अपन क्रिएट करें बेचने के लिए, तो जब पैसे आएंगे तो अपने को ये मालूम रहना वो कौन सा पेमेंट, कई का पेमेंट आया, तो वो रहता अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 100, दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट रेफरेंस। पैसे आए तो, अगर ये बात समझ में, किसी के पैसे आए, मेरा स्कूल है, मेरा ऑनलाइन अमाउंट आया, तो वो कौन से एडमिशन नंबर के अगेंस्ट आया मेरे को मालूम रहना। अगर ये बात समझ में, दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट रेफरेंस। Against reference is another method of adjustment which is selected to set off paying या payments against a previous reference। जो भी अपने पास रेफरेंस है उसका पेमेंट को मार्क करने के लिए। ओके, उसके बाद है एडवांस। अगर कोई अपने को एडवांस दे दे रहा पहले से, वो जाता वो एडवांस के अंदर। आई बात समझ में। एडवांस मेथड इज सिलेक्टेड व्हेन वी रिसीव और पे मनी इन एडवांस। क्लियर। उसके बाद में फिर आपको जो है अकाउंट है। ऑन अकाउंट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एडजस्टमेंट विच इज सेलेक्टेड व्हेन वी आर नॉट एबल टू मार्क अ पेमेंट और रिसीव अगेंस्ट पर्टिकुलर पेंडिंग रेफरेंस। अपने को क्या है, रेफरेंसों के हिसाब से अगर पैसे नहीं आ रही, कोई लमसम दे दे रहा, अब मेरी कंपनी के जितने बिना जनरेट होंगी उसके अगेंस्ट में ये पैसे कट करते जाओ, तो उसके अकाउंट पे ले लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसे कंपनी के मैं पैसे 1 लाख रुपए एडवांस है मेरे पास, अब फ्यूचर में जो भी उनके रेफरेंस आते जाएंगे मैं उसमें से कट करते चले जाऊँगा पैसे। तो ये क्या है, लमसम, या क्लियरली वही मशीन का। दिस ऑप्शन इज यूज्ड इन केस ऑफ लमसम पेमेंट्स। लमसम एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, लमसम पेमेंट अपन भी हो सकता कर रहे हैं, तो लमसम पेमेंट अपने को रिसीवर आसो भी आता। क्या बोले, हाँ लमसम अपन ना क्रिएट करेगा ना, तो अच्छा। 5th यूनिट में जो है आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके डिटेल्स है। ठीक है, इसमें भी सेम आंसर इसमें से बना लेके जो है थोड़ा पढ़ लेंगे, एक्सपेंड करके लिख दो उसको। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी अपने को मालूम तो है। क्या बोले, हाउ। मीनिंग, इट इज एन अकाउंट विच शोज द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। नेट रिजल्ट्स क्या है, प्योर अपने को प्रॉफिट कितना आया अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मालूम होता। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंस ऑफ दोस लेडजर अकाउंट्स विच हैव नॉट क्लोज टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर क्या देता है अपने को, यूजुअली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो पूरे हर चीज़ एक अकाउंट के अंदर जाती, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है, वो चीज़ें उसके अंदर रहते हैं। नेचर, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हैव 2 साइड्स
दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। वाओ, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और यही सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं, कमाल है। ऐसा होगा वाह वाह, क्या इरशाद था। नहीं, मिस्टर इंडिया फिल्म में है डायलॉग। इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हैव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज साइड्स। अमेजिंग, बोला नहीं मैं भी, सीढ़ियाँ ऊपर गए तो नीचे भी आते थे। ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो आपको जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा अपने को क्या मालूम होता है कि प्रोडक्ट तैयार होके कितने में बिका। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो अपन शुरू से इसमें करें ना, अकाउंट्स में प्राइम कॉस्ट निकाले, उसमें उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करें, वहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट बनता अपना। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स वगैरह जो डालते हैं वो रहता अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है क्या बोलते हो, एक काम पूरा करे समझो अपन, टास्क इतना प्रोडक्ट ये महीने में बनाए और बेचे, लेकिन बाकी खर्चे रेगुलर है अपने। परचेजिंग माल के से करें, जो बनाने का था उसके लिए रॉ मटेरियल लिए, ठीक है, वो करें, लेकिन आपका जो दुकान का रेंट है वो रेगुलर पे करना है। अगली बात समझ में, सैलरीज वर्कर के रेगुलर, वो काम रहो या नहीं रहो, वो सारी चीज़ें कहीं में लेते हैं, उससे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। वो सब होने के बाद में मैं हमेशा मोटा एग्जांपल देता हूँ, 5 लाख का माल लाए अपन, रमज़ान में बेच रहे समझो एग्जाम्पल, 7 लाख में बिका, तो अब सीधा सीधा अपना प्रॉफिट है 2 लाख, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद 5 का लाए, 7 में बिका, अब उसके बाद दुकान का किराया, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन का, पैकेजिंग का, माल पैसे वापस नहीं क्या है डूब गए सो, ये सारे चीज़ें जाके हाथ को 60,000 रुपये बचे, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। जो आप पहला स्टार्ट का जो है वो पूरा ट्रेडिंग का रहेगा, बाद के जो खर्चे मैं बताया ये पूरे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। आया समझ में, इंटर फर्स्ट ईयर में समझना था, आप समझ रहे हैं अपन इसको, ठीक है। ग्रॉस सैलरी, आपको जैसा आप कंपनी में आप लगे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी बोले कंपनी में पहले, दैट इज़ योर ग्रॉस सैलरी। उसके बाद उन लोग पीएफ कट करते हैं, ये वो सब कट के हाथ में 81,000 आ रही, दैट इज़ योर नेट सैलरी। नेट बोल तो प्योर, उसके बाद नहीं कटता कुछ भी। तो यहाँ पर भी वही है, ग्रॉस प्रॉफिट मोटा मोटा जो बोला मैं 2 लाख का, लेकिन उसके बाद फिर और खर्चे अपने जाते, वो जाने के बाद प्योर इनकम अपने को 60,000 रुपये, दैट इज नेट प्रॉफिट। ओके, तो इससे क्या है अपने को मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अकाउंट बनाने से मालूम होता है अपने को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू इवैल्यूएट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट से क्या मालूम होता है अपने को, फिलहाल कैपिटल कितना बचे हुआ है अपना, एसेट्स कितने हैं कंपनी में, लाइबिलिटीज और देने के लोगों को कितने पैसे हैं, ये अपने को इवैल्यूएशन कंपनी का मालूम होता। प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल बोल तो जो काम चल रहा, प्रोडक्ट बन रहा, वो डिटेल्स अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो आपको बता दिया अभी मैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की प्रेजेंट हालत क्या है। इट इंक्लूड्स ओनली नॉमिनल अकाउंट, इट इंक्लूड्स पर्सनल एज वेल एज रियल अकाउंट्स। इसमें क्या है, नॉमिनल अकाउंट से जो सिर्फ नाम के है, रेंट अकाउंट बना दिए, सैलरी अकाउंट बना दिए, नॉमिनल अकाउंट से। इसके अंदर रियल अकाउंट्स रहते हैं, जैसा कि बिल रिसीवेबल, एक्चुअली पैसे आने का है उसमें, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, डेब्टर, कैपिटल, एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं। बैलेंसिंग, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शो एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता, बैलेंस शीट इक्वली टैली होने का रहता। सस्पेंस अकाउंट, इट डज नॉट शो द एंट्री ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसमें नहीं आती। सस्पेंस अकाउंट रहता है क्या अकबर साहब, रीजन वो नहीं करना, कैसा नहीं पूछना, रीजन क्या अकाउंट है वो, एनीबडी सस्पेंस अकाउंट किसको बोलते हैं, अकाउंट खत्म पे अपना 5 साल से पढ़। अगर अपने को जैसा कि उन्हें शुरू में ट्रायल बैलेंस देता अपने को, उसमें से पूरे अकाउंट्स बनाते अपन, वहीं पे अकाउंट्स में फॉल्ट आ गया, ट्रायल बैलेंस खुद भी बैलेंस होना, तो आपकी बैलेंस शीट टैली होती। आई बात समझ में। तो ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री में एरर है, कुछ बैलेंस मिसिंग है,
और अपने को फिलहाल वो मालूम नहीं है, दैट इज योर सस्पेंस। क्योंकि जब आप बैलेंस शीट टैली करो तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस शीट टैली नहीं रहता। आप कभी भी प्रॉब्लम गौर करो, फाइनल अकाउंट का कभी भी देखे हो तो उन्हें ट्रायल बैलेंस देता, उससे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना होता। तो ट्रायल बैलेंस का हमेशा पहले टैली करके, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो तो ट्रायल बैलेंस टैली करके चेक करना पहले। उसमें अगर गड़बड़ है तो बैलेंस शीट आपकी टैली कभी भी नहीं होती, क्योंकि आपको इनपुट ही गलत मिल रहा है, आउटपुट कहाँ से सही आता। तो वो जो मिसिंग मार्जिन रहता दैट विल गो अंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती अपने। ओके, अपना बच्चा कारोबार में से पैसे गायब कर दिया। अपना बच्चा बोलो तो किसका है उन्हें? चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो आउटफ्लो है ना। चलिए, ये समझ गए ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोला ना आपको, नेक्स्ट सेमेस्टर में है आप लोग पूरा, ठीक है। कैश फ्लो बोले तो पैसा आ रहा सो पैसा जा रहा सो कम बिजनेस में से, ठीक है। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और बैंक के जो भी रहेंगे अपने को, वो पैसे आ रहे सो और जा रहे सो ये अकाउंट में शो करते हैं अपन। ओके, बाय ग्रुपिंग देम इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। इसमें क्या करते हैं, कैश को अपन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अपन अकाउंट उसमें करे खुद कर ले सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज द पोस्टमार्टम एक्सरसाइज और अ मेथड ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एनालिसिस। इससे मालूम होता अपना कौन सा पैसा किस तरफ से आ रहा, बिजनेस से किधर कितना आ रहा, कोई इन्वेस्ट करा तो किधर से आ रहा, ये पूरा इसका डिटेल मालूम होना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का। इसलिए पोस्टमार्टम बोला। पोस्टमार्टम किसको बोलते हैं? तफसील पूरी अंदर जो है पूरी उसकी तफसील निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस. It is the process of establishing a significant relationship between the items of financial statement to provide a meaningful understanding of the performance and financial position of a firm. ये रेशियो एनालिसिस भी आपको एक टॉपिक है जो अगले सेमेस्टर में है। ये भी इसमें क्या रहता है, आपको रेशियोस के हिसाब से जो है मालूम होता है। जैसा कि मैं 10 लाख रुपए लगाया और मैं जो है एग्जाम्पल 2 साल के बाद में जो है ना 10 के मेरे को 40 लाख रुपए आए, तो मेरा रेशियो है 1:4 काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे मालूम होता है कि मेरा कितना बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा, घाटे में भी जा रहा तो क्या रेशियो से जा रहा, बढ़ रहा तो भी क्या रेशियो। उसके कई किस्म के रेशियो, सेल्स का रेशियो देखते हैं अपन, उसके अंदर हर वो अलग है। ये क्या है, इसमें अपने बिजनेस का रेशियोस निकालते हैं। इससे अपने को सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा, ये साल और पिछले साल के रेशियो में डिफरेंस कितना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन मालूम करते हैं। So, ratio analysis is very important tool of financial analysis. It is a process of establishing significant relationship between items of financial statement to provide meaningful understanding of performance. तो कंपनी की परफॉर्मेंस आपको समझ में आती है इससे कि बढ़ रही या कम हो रही। यूजुअली अपन देखते हैं ग्राफ्स के थ्रू, इट्स अ सिमिलर थिंग। ओके, रेशियो एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल। सबसे ज़्यादा ग्राफ्स कब देखे अपन, कोरोना के टाइम पे, याद होगा। आज के केसेस बोल के देखते थे अपन, जंप, समझ गए ना, दैट इज ग्राफ। रेशियो एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच with the help of various meaningful ratios. Ratio do not add any information that is already available, but they show the relationship between two items. रेशियो किसके बीच में होता है, हमेशा 2 मिनिमम है तो उनसे कंपैरिजन होता। तो इससे क्या है, लास्ट ईयर का सेल ये साल का सेल, लास्ट ईयर के डेप्टार्स ये साल के डेप्टार्स, जब कंपैरिजन होता। आई बात समझ में? पिछली बार हमारे से इतने आम आए थे, सही बनाने में, ठीक है। तीनों